नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे धर्मांतरण की। धर्मांतरण केस में ईडी के हाथ अहम सबूत लगे हैं। उमर गौतम के ठिकानों पर छापेमारी से ये सबूत ईडी के हाथ आए हैं। करोड़ों रुपयों की विदेशी फंडिंग के ये सबूत हैं। छापेमारी में बैंक खातों और लेन देन की भी जानकारी मिली है। दिल्ली और लखनऊ के कई ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। संत कबीर नगर में भी उमर के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आप ये देखिए कि इनका जो पूरा नेटवर्क है वो भी सामने आ रहा है और स्पेशली पैसों को लेकर इन्हें कहां से सपोर्ट था, फंडिंग कहां से थी, वो भी सामने आ रही है। क्योंकि बिना पैसों के तो ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे। जिस तरह से लोगों को धर्मांतरण के लिए ये प्रेरित करते थे, उन्हें फाइनेंशियल लालच दिया करते थे पैसों की, तो यहाँ पर जो है खुलासा हुआ है। दिल्ली लखनऊ के कई ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली में तो 2 से 3 जगहों पर जो है इनके ठिकानों पर छापेमारी हुई, जहां पर करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग के सबूत जो हैं ईडी के हाथ लगे हैं। और ये आप ये देखिए कि एक जगह पे ईडी पहुंचती है, वहां से दूसरी जगहों के तार मिलते हैं, वहां पहुंचती है, वहां से और जगहों के तार मिलते हैं। तो ये किस तरह से न सिर्फ यूपी के 25 से 26 जिलों का जिक्र करें, 25 से 26 राज्यों में इनका पूरा नेटवर्क है, जो जानकारी आ रही है। और हमारे साथ दिल्ली से शंकर आनंद जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। मैं शंकर आपसे शुरुआत करती हूं। दिल्ली में पहले तो इनकी संस्था के बारे में जानकारी मिलती है, दावा ऑर्गेनाइजेशन, और अब फंडिंग को लेकर भी छापेमारी हुई है। जरा बताइएगा कि क्या क्या जानकारियां मिली हैं, ईडी को क्या सबूत हाथ लगे हैं? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कल 6 लोकेशन पे छापेमारी की थी, जिसमें कि 3 लोकेशन राजधानी दिल्ली का है और 3 लोकेशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है। 3 लोकेशन अगर दिल्ली की बात करें तो ये बाटला हाउस इलाके का है। बाटला हाउस जो जामिया नगर इलाके का मामला है और इस इलाके में जो उमर गौतम है वो उसी इलाके में रहते हैं, उसका दफ्तर भी पास में स्थित है। और जो एक अन्य आरोपी है हाजी जहांगीर, वो भी उस इलाके में रहता है। तो ये इन इलाकों में छापेमारी की गई और जो छापेमारी के दौरान में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सबूत को अपने साथ में लेकर ईडी की टीम अपने साथ में लेकर गई है, जिसकी फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है। इसके साथ ही जो डिजिटल सबूत मिले हैं बाकायदा उसकी भी जांच हो रही है। जिस तरह से यहाँ पर फंड की अगर बात करें तो जिस तरह से 2 महत्वपूर्ण डायरी जो बरामद हुई है, जिसमें कि कई लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर और उस जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो अलग अलग राज्यों के लोगों का है। इसके साथ ही किससे कितना पैसा आता था, किसको कहाँ कितना पैसा देना होता था, तो ये भी एक रजिस्टर में लिखा हुआ था, उसे भी खंगालने की कोशिश केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कर रही है। ईडी की जो एसटीएफ टीम है उसने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए कल 6 लोकेशन पर छापेमारी की है और अब जल्द ही इस मामले में जो फोरेंसिक जांच के जो तमाम डिटेल्स आ जाने के बाद कई और भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जी ठीक, तो एसटीएफ भी काफी एक्टिव मोड में है। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जरा लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी जो स्थिति है जरा उसके बारे में बताइएगा। जी ना, देखिए लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में रहीमाबाद पे एक अल हसन एजुकेशन ट्रस्ट बताया जाता है और एक गाइडेंस करके सोसाइटी है। इन दोनों ही सोसाइटीज़ में उमर गौतम उपाध्यक्ष था। तो उमर सीधे तौर पर उपाध्यक्ष वो था, इस संस्था से जुड़ा हुआ था और इन संस्थाओं में विदेशों से फंड आया है। तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि तमाम जो फेरा फेमा के तहत जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनका उल्लंघन करके इन ट्रस्ट में पैसा आया और ये ट्रस्ट फिर जो उमर गौतम की संस्था है आईडीसी में और एक फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट बताया जा रहा है नई दिल्ली का, जो भी बताते उमर गौतम से जुड़ा हुआ है, उन ट्रस्ट और उन ऑर्गेनाइजेशंस में ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। क्या इनमें सभी जो मनी ट्रांसफ़र के नियम हैं उनका पालन किया गया है, इन चीज़ों की जानकारी की जा रही है। ईडी ने तमाम दस्तावेज जुटाए हैं कल छापेमारी के दौरान, जो उनके जो बैंक खाते हैं उनकी डिटेल्स उनके ले ली है और अब इनको वेरीफाई किया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा कि आखिरकार इतनी रकम आई है तो किस लिए आई है और आई है तो कहाँ भेजी गई और फिर वहाँ से वो रकम कहाँ गई। चूँकि जो अभी ईडी से हमारी बात होती है या ईटीएस में होती है तो उनका यही कहना है कि कई दफ़ा ऐसा देखने को मिल रहा है कि विदेशों से बड़ी रकम आ रही है, फिर उसको कैश निकाला जा रहा है छोटा छोटा करके और फिर कुछ अलग अलग लोगों को, संस्थाओं को बांटा जा रहा है, जिसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है चूंकि वो बैंक के माध्यम से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। तो इन सारी चीजों को अब वेरीफाई किया जाएगा।
ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। बेशक कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन इन तक पुलिस और एसटीएफ की बात करें, ईडी की बात करें, सभी पहुंचे हैं और अब उसी दिशा में जांच आगे बढ़ रही है। योगी सरकार के वृक्षारोपण का महाअभियान है। आज एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सुल्तानपुर में सीएम योगी वृक्षारोपण करेंगे। 1 से 7 जुलाई के बीच लगाए जाने हैं 30 करोड़ पौधे। तो सुल्तानपुर में वृक्षारोपण करेंगे मुख्यमंत्री आज, और 25 करोड़ पौधों का टारगेट है आज का, और 30 करोड़ 1 से 7 तारीख के बीच में पौधे लगाए जाने का एक लक्ष्य रखा गया है। तो एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पौधों को लेकर देखिए, मुख्यमंत्री ने बाकायदा ट्वीट भी किया और उन्होंने लोगों से आगे आने का आह्वान किया, और उन्होंने लिखा है बाकायदा, वन है तो कल है, प्रकृति और पर्यावरण में समन्वय और संतुलन जीवन का आधार है, इनका संरक्षण हमारा दायित्व है। आज वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत 25 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। आइए कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वृक्षारोपण के इस महाअभियान को और सफल बनाएं। वृक्ष कितने जरूरी हैं, कम से कम इस कोविड के पूरे पीरियड में लोगों ने बारीकी से इसे समझा है। तो अगर आप इस तरह की जगह पर रहते हैं जहां पर स्पेस है, शहरों में तो काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप गाँव देहात में हैं या फिर आपका बड़ा घर है और आप पौधे लगा सकते हैं, सहूलियत है उस हिसाब से, तो आपको पौधे लगाने चाहिए। यही बात मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि आइए आगे बढ़िए, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक एक पौधा तो ज़रूर लगाएं, यानी कि पेड़ का हम जिक्र कर रहे हैं। और ये पर्यावरण के लिहाज से ऑक्सीजन की उपलब्धता की जब हम बात करते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन की बात करें, तो कितना ज़रूरी है, और इसी बात को समझते हुए 30 करोड़ पौधे लगाने का एक लक्ष्य रखा गया है। और आज सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री जो हैं पौधारोपण करेंगे, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले लखनऊ में उन्होंने किया था पौधारोपण, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा जरा। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार वृक्षारोपण का एक नया रिकॉर्ड बनाएगी और आज एक ही दिन में करीब 25 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर के इसी ग्रीन फील्ड पूर्वांचल एक्सप्रेस के किनारे वृक्षारोपण कर इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस दौरान मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और यहां पर वो वृक्षारोपण करेंगे, जिसके बाद जो सामने आपको वटवृक्ष दिख रहा है वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे और फिर एक्सप्रेस वे पर आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान योगी सरकार आज पूरे प्रदेश में करीब 29 विभागों के जरिए 25 करोड़ पेड़ लगवाएगी। इस दौरान राज्यपाल झांसी में रहेंगी, तो अन्य सभी मंत्रियों अधिकारियों को वृक्षारोपण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान जो योगी सरकार का लक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट कवर को 15% पूरा करने को है, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जब से योगी सरकार सत्ता में आई है तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हर साल एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाया जाता है, और उसी के क्रम में आज एक बार फिर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 25 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। अगर देखा जाए तो सरकार ने इस वर्ष 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है। जो 5 करोड़ पेड़ हैं वो पूरे सप्ताह में लगाए जाएंगे और 25 करोड़ एक दिन में लगाकर इस 30 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में एक बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। लाखों की संख्या में एक एक विभाग की जिम्मेदारी तय की गई है, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, ताकि जो उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य, बिल्कुल हर विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। राजीव, तस्वीरें आपने दिखाई और मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे। पौधारोपण के लिए सीएम योगी ने लोगों से आगे आने का आह्वान किया। ट्वीट कर सीएम योगी ने कहा है, वन है तो कल है, प्रकृति और पर्यावरण में समन्वय और संतुलन जीवन का आधार है, इनका संरक्षण हमारा दायित्व है। आज वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत 25 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। आइए
कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वृक्षारोपण के इस महाअभियान को सफल बनाएं। और वृक्षारोपण को लेकर वन मंत्री दारा सिंह चौहान से बातचीत की है हमारे सहयोगी राजीव ने। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा वृहद वृक्षारोपण का एक महाअभियान चलाया जा रहा है। इस महाअभियान के तहत उत्तर प्रदेश में कितने पौधे लगाए जाएंगे, इसकी जानकारी के लिए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान जी से। आज मंत्री जी, एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, इसका क्या लक्ष्य है और क्या टारगेट? आज ने मैं तो कहता हूं कि विगत माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हर साल ये अभियान चलता है और नित्य जो हर वर्ष हम इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यही कारण है कि आज हम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज वन महोत्सव का जो शुभारंभ हो रहा है उसमें हम 25 करोड़ का आज के दिन उस लक्ष्य को पूरा करेंगे एक दिन में। अब पूरे सीजन में हम 30 करोड़ का लक्ष्य पूरा करेंगे। और आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदया झांसी में हैं, चीफ सेक्रेटरी हमारे लखनऊ में हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस एक्सप्रेसवे पे वन महोत्सव का शुभारंभ करके और पूरे प्रदेश में संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जहां किसान हैं, नौजवान हैं, जंगल है, झाड़ी है, उसके साथ साथ हम इस प्रदेश के एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे हर किनारे पे एक हरित पट्टी बनाने का काम करेंगे। और आने वाले दिन में पूरे प्रदेश को हम हरा भरा बना करके इस प्रदेश की जनता को जो ऑक्सीजन की कमी से परेशान रहते थे, निश्चित रूप से आने वाले दिन में उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। मंत्री जी, अगर देखा पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई। कल्याण सिंह को लखनऊ के लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया है। 4 डॉक्टर्स की एक टीम है जो उनको मॉनिटर कर रही है और ये माना जा रहा है कि वो ठीक हैं। अभी बाकायदा उनका हेल्थ बुलेटिन भी कुछ वक्त बाद जारी कर दिया जाएगा, जैसे कि हमारे सहयोगी ने हमें जानकारी दी थी सुबह। और बहुत ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स की टीम बाकायदा मॉनिटरिंग कर रही है। तो कल्याण सिंह एक बहुत बड़े नेता, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका जिक्र होता है। राम मंदिर को लेकर जब भी बातें होती हैं उनका जिक्र होता है। उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके बाद उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स का पूरा एक पैनल, एक टीम है जो उनके हर मिनट की जो एक्टिविटी है, जो भी वो रिएक्ट कर रहे हैं, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो ठीक हो जाएंगे जल्द। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या अभी जानकारी आई है हेल्थ को लेकर कल्याण सिंह जी की? देखिए, बिल्कुल जीनत, लोहिया अस्पताल में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भर्ती हैं और डॉक्टरों का एक पैनल है जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, वो उसका चेकअप कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। और थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, उन्होंने कल्याण सिंह का हालचाल जाना। डॉक्टरों की जो पूरी पैनल टीम है उससे उन्होंने डिस्कस किया। फिलहाल अभी खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। जो उनकी रूटीन चेकअप है वो किया जा रहा है और जितने भी फंक्शन है उसको चेक किया जा रहा है कि एक बार पूरी ऑल बॉडी का चेक किया जाए, जिससे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो पूरी टीम जो लोहिया, कोई इन्फॉर्मेशन है कि हेल्थ बुलेटिन कब तक जारी हो जाएगा? कोई देखिए, बिल्कुल 11 से 12 बजे के बीच उनकी हेल्थ बुलेटिन जारी होगी और वो एक समय निर्धारित होता है लोहिया संस्थान में, उनके डायरेक्टर की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा। ठीक, तो 11 से 12 बजे के बीच में हेल्थ बुलेटिन जारी हो जाएगा। अपडेट्स हम आपको वो भी देंगे। बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूपी सरकार का बड़ा कदम। जुलाई में यूपी को 9 नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर में नया मेडिकल कॉलेज बना है। कोरोना को देखते हुए यूपी सरकार की ये बड़ी तैयारी है। साथ ही यूपी में 13 और मेडिकल कॉलेज का निर्माण का काम हो रहा है। योगी सरकार के 4.5 वर्ष के काम का कमाल है ये। इस समय प्रदेश में 22 मेडिकल कॉलेज स्थापित हैं। अनामिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, वैसे तो नंबर 22 का है, लेकिन जनता की सेवा में हमें कहें कि कब ये अस्पताल वाकई जो कॉलेजेस हैं काम में आ जाएंगे? देखिए, अगर इन नए मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो नए मेडिकल कॉलेजेस का तोहफा कम से कम जुलाई के महीने में पीएम मोदी के जरिए उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। ये जो जिले हैं वो देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, यानी कि पूर्वांचल के वो जिले जहां पर पहले से थोड़ी कमी थी अस्पतालों की, जो उस तरीके से नहीं मिल पा रही थी, तो वहां के लिहाज से ये बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि 70% फैकल्टी यहाँ पर रखी जा चुकी है और कुछ जो जूनियर स्टाफ है वो भी यहाँ पे रखे जा चुके हैं।
इनकी उनको लेके ज्वाइनिंग को लेके भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि जुलाई के महीने में ही कम से कम जो स्टाफ है वो पूरा हो जाना चाहिए। हालांकि जो थर्ड वेव है कोरोना की वो संभावित है, लिहाजा सरकार ये चाहती कि और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। अजीत ने अभी जैसे जानकारी भी दी थी कि मुख्यमंत्री जो हैं वो बाकायदा आए हुए हैं उनका हालचाल जाने, और ये तस्वीरें जो हैं हमारे सामने आ रही हैं। वैसे डॉक्टर्स की पूरी एक टीम भी आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम मॉनिटरिंग कर रही है और ये कहा जा रहा है कि 11 से 12 बजे के बीच में मेडिकल बुलेटिन जो है एक जारी किया जाएगा उनकी हेल्थ को लेकर। तबीयत जो है थोड़ी सी नासाज हुई तो उन्हें लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं लोहिया अस्पताल कल्याण सिंह जी की हालत के बारे में बातचीत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी तबीयत का हालचाल जानने के लिए। और अगर आप इसे आम जीवन में भी देखें तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये एक वीडियो सामने आया है जो लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे थे हालचाल जाना, और इससे जो है बहुत सुकून मिलता है। आप मरीज़ का जिक्र करें या फिर मिलने वाला जब जाता है, एक साइकोलॉजिकली आप इसे समझ सकते हैं। तो जैसे ही मुख्यमंत्री को इस बारे में जानकारी मिली वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक। स्वागत है आप सभी का। लखनऊ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए उनकी बहुमंजिला इमारत को जमींदोज करने का काम शुरू कर दिया है। रिवर बैंक कॉलोनी में ये बहुमंजिला इमारत का अवैध रूप से निर्माण चल रहा था, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज सुबह से इस इमारत को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू की। डीएम अभिषेक प्रकाश की निगरानी में यह कार्रवाई की जा रही है। बिल्डिंग पुरातत्व विभाग के रिमोट एरिया में आ रही थी, जिसको केंद्र पुरातत्व विभाग के ऑब्जेक्शन के साथ हाईकोर्ट और एलडीए के ध्वस्तीकरण आदेश के बाद गिराया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे जो बहुमंजिला इमारत आप देख पा रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद रहे दाऊद अहमद की बिल्डिंग है। साफ तौर से आप देखें तो बहुमंजिला इमारत को तोड़ने का काम, डिमोलिश करने का काम किया जा रहा है लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से। ये जो इलाका है ये रिवर बैंक कॉलोनी का इलाका है राजधानी लखनऊ में, जो कि बेहद पॉश इलाका माना जाता है। ऊपर तक अगर कैमरे को पैन किया जाएगा तो आप देख पाएंगे कि इस बहुमंजिला इमारत को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए जिलाधिकारी से रिक्वेस्ट किया। हालांकि दाऊद अहमद इसके बाद हाईकोर्ट जाते हैं, लेकिन उनसे कोई रिलीफ नहीं मिलती है। कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि आपको 7 दिनों के अंदर कार्रवाई करना ही होगा। तो आमतौर से देखें, जैसे ही सूरज यहाँ पर निकला राजधानी लखनऊ में, वैसे ही प्रशासन के बुलडोजर्स यहाँ पर आ गए और बुलडोजर्स के जरिए से कार्रवाई बड़े स्तर पर की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आज दिन भर की कार्रवाई के बाद करीब 1 दर्जन के करीब जो बुलडोजर लगाए गए हैं। मेरे दाएं साइड में बहुत सारे बुलडोजर खड़े हैं जो कि लगातार कार्रवाई का हिस्सा बने हुए हैं। आज शाम तक इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा, क्योंकि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मॉन्यूमेंट, क्योंकि पास में रेजिडेंसी का है, रेजिडेंसी वो जगह है जो 1857 के रिवोल्ट से, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई जगह है और मॉन्यूमेंट करार दी गई है भारत सरकार की तरफ से। तो ऐसे इलाकों में बहुमंजिला इमारत बनने पर भी रोक है। लेकिन इस सब के बावजूद कितना बड़ा गठजोड़ था दाऊद अहमद का कि इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी और सिर्फ इस बिल्डिंग में फिनिशिंग बाकी है। आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन का पूरा काम हो रखा है। इसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इसमें बहुमंजिला इमारत में फ्लैट्स भी बनाए गए हैं लोगों के लिए। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई जो आज राजधानी लखनऊ में चल रही है, ये अपने आप में इस बात की गवाही दे रही है कि योगी सरकार लगातार इस तरह की बिल्डिंगें जो अवैध हैं उस पर कार्रवाई जो हो रही है और सरकार का डंडा इस तरह की बिल्डिंगों पर गिर रहा है। तो ऐसे में इससे पहले भी राजधानी लखनऊ में कई सारी अवैध बिल्डिंगों को गिराया गया था, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई इस बात का सबूत है कि बिना डरे बिना सहमे लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। खबर सहारनपुर से आ रही है। माफिया पर एक्शन हुआ है। भूमाफिया और गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई। जिले में 12 माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अपराधियों की 15 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। अपराध से बनाई संपत्ति पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है 22 माफिया के खिलाफ। आप देख रहे हैं कि लगातार यूपी सरकार जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही है और माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है।
12 गैंगस्टर और हुकुम माफियाओं के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण का कार्रवाई की गई है अभी तक, और इनमें से 15 करोड़ रुपए का जो संपत्ति जब्त किया गया है, कुर्क किया गया है। और भी इसमें गैंगस्टर के अंतर्गत जो अपराधियों का चिन्हीकरण किया गया है और उनका अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का चिन्हीकरण करके कार्रवाई लगातार की जा रही है। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बाइक से अस्पताल जा रहे युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौत हो गई। तो देखिए जरा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जौनपुर में सड़क हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत। दरअसल एक लड़के को सांप ने काटा, 2 दोस्त उसे बाइक पर बिठाकर अस्पताल ले जा रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जब वो अस्पताल जा रहे थे तो पीछे से एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और इसमें उन तीनों की मौत हो गई। कहा तो वो अस्पताल जा रहे थे, अफसोस की बात रही कि वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही तीनों की मौत हो गई। बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। यहां पर भी सड़क हादसा हुआ। एसयूवी और सवारी गाड़ी में भिड़ंत हो गई और हादसे में 19 लोग जख्मी हो गए, 1 की मौत हो गई। शक्तिनगर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बैजू बाबा मंदिर के पास की घटना है। वाराणसी की तरफ से आ रही थी दोनों गाड़ियां। स्थानीय पुलिस पहुंचती है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करती है। वाराणसी रेफर किया गया है। जो लोग ज्यादा जख्मी हैं उन्हें। उधर शाहजहांपुर में भी दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक पलटने से बड़ा हादसा। ट्रक के नीचे आपको बता दें कि दबने 5 लोग दबते हैं, जिसमें 2 की मौत हो गई। 3 जो है अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अल्लाहगंज थाना के सामने ये हादसा हुआ है।